सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। पिछले कक्षा में हम सल्तनत युग के लगभग 3 वंशों को समाप्त कर चुके थे, जिसमें गुलाम खिलजी और तुगलक, इन राजवंशों को हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से देख लिया था। आगे चलेंगे। जब हमने सल्तनत युग की शुरुआत की तो सिलेबस खंड को हमने 3 हिस्सों में बांट कर देखा, और इस कड़ी में आपने देखा कि उस 3 हिस्सों में एक बड़ा हिस्सा दिल्ली सल्तनत का है। हमने इस कड़ी में पूर्व मध्यकाल को भी पढ़ा था, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। अब हम आगे चलेंगे। जब हम गुलाम वंश को देखते हैं तो गुलाम वंश में आप पाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं को भारत का सम्राट घोषित करता है, जो पहला गुलाम था। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया, और इस प्रकार शासन रजिया सुल्तान से होते हुए आगे बढ़ता रहा। हमने बलवन को भी देखा। जब हमने खिलजी वंश की शुरुआत की तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण रॉल्स को देखा, विभिन्न क्षेत्र में उसके उपलब्धियों को देखा। सभी लोग वीडियो मोड में आ जाएं। वैसे आज कुछ लोग बड़ी संख्या में एब्सेंट हैं, लगता है कि आज होली अभी तक संपन्न नहीं हुआ है बिहार में। कल तो मैंने छुट्टी कर दिया था, अब तो संपन्न हो जाना चाहिए। तो हमने ढेर सारे टॉपिक्स को देखा। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो तुगलक वंश को हम देख रहे थे। हमने तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक और ये फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों को विशेष रूप से देखा था। और लास्ट में जब इस वंश की हमने समाप्ति की तो वहां तैमूर लंग के अटैक को भी हमने पढ़ा था, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तैमूर लंग किसका वंशज था, कौन बताएंगे? किस वंश का था? और वैसे आक्रमणकारी के वंशों में देखें तो मंगोल, ठीक है, मंगोल अटैकर था। तो वो भारत आया, और वहीं से उसके बाद सैयद वंश को देखा जाता है। सैयद वंश के जो शासक थे वह तैमूर के बेटे को ही क्या करते थे, बदले में टैक्स यहाँ से भेजते थे। इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन ऐतिहासिक रूप से सैयद वंश की बड़ी भूमिका नहीं है। शॉर्ट पीरियड का वंश है, बहुत बड़ा नहीं है। शासक भी उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि आपने गुलाम वंश में कभी इल्तुतमिश को देखा, या खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी को देखा, या फिर तुगलक वंश में एमबीटी और एफएसटी को देखा। उतने महत्वपूर्ण शासक नहीं मिलते हैं। फिर भी परीक्षा के दृष्टिकोण से याद तो रखना ही है। जो भी एकाध शासक हैं वो महत्वपूर्ण, थोड़े से महत्वपूर्ण हैं। तो हेडिंग बनाकर लिखिए सैयद वंश। तो आज का टॉपिक है सैयद वंश। सैयद वंश, ये आज का हेडिंग होगा। शुरुआत करते हैं। जब तैमूरलंग का अटैक भारत में हुआ था, उस समय उसने एक गवर्नर खिज्र खां को यहाँ की जिम्मेदारी सौंप दी और इस देश को छोड़कर चला गया। जब भी हम आक्रांताओं का इतिहास देखते हैं, आक्रमणकारियों का इतिहास देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो विदेशी आक्रांता आते हैं उनका मुख्य उद्देश्य था भारत की धन संपत्ति को लूटना। और इसी कड़ी में तैमूरलंग भी इस देश में आता है और अटैक करता है, धन संपत्तियों को लूटता है, अपना भय का राज कायम करता है, और फिर एक सूबेदार को गद्दी सौंप कर चला जाता है। लेकिन बाद में इसी खिज्र खां ने क्या किया, दौलत खां को हरा दिया और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया, और वहीं से खिज्र खां ने सैयद वंश की नींव रखी थी। इसका यही इतिहास है। इसको एक आध लाइंस में हम लिखेंगे। लिखिए, मध्य एशियाई आक्रमणकारी लिखना है। मध्य एशियाई आक्रमणकारी, मध्य एशियाई
आक्रमणकारी तैमूर ने तैमूर ने तैमूर ने भारत से वापस जाते समय भारत से वापस जाते समय भारत से वापस जाते समय खिज्र खां को खिज्र खां को खिज्र खां को उसकी सेवाओं के बदले खिज्र खां को उसकी सेवाओं के बदले सेवाओं के बदले लाहौर लाहौर कौमा मुल्तान लाहौर कौमा मुल्तान मुल्तान और दीपालपुर दीपालपुर सौंप दिया, की सूबेदारी सौंप दी। दीपालपुर की सूबेदारी सौंप दी। सूबेदारी सौंप दी। ध्यान रखिएगा, सल्तनत युग इसीलिए कहते हैं कि इस काल में एक खास ट्रेंड रहा है सल्तनत पर कब्जा करने का भी और अपने आकाओं को टैक्स पहुंचाने का भी ट्रेंड रहा है। और ये ट्रेंड हम बहुत पहले से देखते आए हैं, जब से सल्तनत काल की शुरुआत हुई। एक कोई बड़ा शासक आता है, आक्रमण करता है, अपना एक मोहरा यहाँ बैठा जाता है और यह उसे टैक्स पहुंचा रहा होता है और वह विदेश से इस देश पर शासन कर रहा होता है। तो तैमूर ने खिज्र खां को उसी तरह से भारत में बैठाया, 3 प्रांतों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। कहाँ कहाँ का? तो लाहौर का, उसके बाद और कहाँ का? मुल्तान का और दीपालपुर का। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, अगले बिंदु में लिखिए, खिज्र खां उत्तर पश्चिम का गवर्नर था। खिज्र खां उत्तर पश्चिम का गवर्नर था। एवं एवं 1414 ईस्वी में 1414 ईस्वी में 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान दौलत खां को पराजित कर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान दौलत खां को पराजित कर दौलत खां को पराजित कर सैयद वंश की नींव रखी। सैयद वंश की नींव रखी। सैयद वंश की नींव रखी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। किसी भी वंश की स्थापना कैसे हुई यह आपको ज्ञात होना चाहिए। अब हम आगे चलेंगे। दौलत खां को तो हरा दिया, खिज्र खां शासक बन गया और गुलाम खिलजी और तुगलक के बाद सैयद नाम का चौथा वंश शुरू किया। लेकिन इसने जो सबसे एक अलग कार्य किया, वह कार्य क्या था? कौन सी उपाधि धारण की? ये कौन बताएंगे आप में से? जो सबसे अलग कार्य था, इसने क्या किया? इसके पहले जो सुल्तान आए, एक बार दोबारा से बताइए ज्योति जी, क्या उपाधि धारण की थी?
सुल्तान की क्या उपाधि धारण की थी, ये बताना है। अच्छा, नहीं, बादशाह, बादशाह का चलन मुगल काल से हुआ था, ध्यान रखिएगा। बादशाहों का चलन मुगल काल से हुआ था। इसने अपने आप को रैयत आला कहा। इसको लिख दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। लिखिए, हिज्र खान ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। हिज्र खान ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, धारण नहीं की, बल्कि बल्कि रैयत ए आला की उपाधि धारण की, बल्कि रैयत ए आला की उपाधि धारण की। रैयत ए आला की उपाधि धारण की, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कभी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह अपना राजस्व, यह अपना राजस्व, यह अपना राजस्व तैमूर के पुत्र शाहरुख को देता था। यह अपना राजस्व तैमूर के पुत्र शाहरुख को देता था। तैमूर के पुत्र शाहरुख को देता था। ठीक है, शाहरुख को देता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसने अपने सिक्कों पर, इसने अपने सिक्कों पर तैमूर के पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया। सिक्कों पर तैमूर के पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया, अंकित करवाया। जहां पर आपने सैयद वंश लिखा है, यदि आपको काल लिखना हो, उसके शीर्ष पर लिख दीजिए 1414 से 1451। 1414 से 1451। ठीक है, तो खिज्र खान ने 1414 में गद्दी संभाली थी और 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखिएगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि इसके सिक्कों पर इसका नाम नहीं था, शाहरुख का नाम अंकित था, क्योंकि वह तैमूर का कौन था, बेटा था, और उसे टैक्स पहुंचाया करता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1421 में हिज्र खां की मृत्यु हो गई। 1421 में हिज्र खां की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। और और उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये मुबारक शाह अलग है, ये खिलजी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये केवल क्या है, मुबारक शाह है। अब अगले शासक को हेडिंग में लिखेंगे, मुबारक शाह। मुबारक शाह 1421 से 1433। 1421 से 1433। मुबारक शाह।
21 से 33। देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें, लेकिन इसके समय सरहिंदी ने, इसके समय सरहिंदी ने, इसके समय सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही लिखी। तारीख ए मुबारक शाही लिखी। इसके समय सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही लिखी। तारीख ए मुबारक शाही लिखी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और चीज इसके विषय में ध्यान रख सकते हैं, इसने यमुना के बैंक पर अपने नाम से एक शहर की स्थापना भी की थी। इसको भी लिख दीजिए। लिखिए, इसने यमुना के तट पर, यमुना के तट पर मुबारकाबाद नामक शहर बसाया। इसने यमुना के तट पर मुबारकाबाद नामक शहर बसाया। मुबारकाबाद नामक शहर बसाया। शहर बसाया। लास्ट पॉइंट, 1433 में, 1433 में सिद्धपाल नामक एक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। सिद्धपाल नामक एक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसका भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मोहम्मद शाह, लेकिन मोहम्मद शाह अत्यंत ही अयोग्य था। ठीक है, मोहम्मद शाह के समय में शासन की बागडोर उसके हाथ से निकल गई और वो दूसरे के संरक्षण में शासन चलाया करता था, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से नगण्य महत्व रखता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप अंतिम शासक ही लिखें इसमें। लिखिए हेडिंग में अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 51। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 51। 45 से 51। लिखिए, यह अंतिम शासक था। यह अंतिम शासक था और सबसे अयोग्य शासक था। सबसे अयोग्य शासक था। यह अंतिम शासक था और सबसे अयोग्य शासक था, जिसका लाभ उठाकर, जिसका लाभ उठाकर बहलोल लोदी ने, जिसका लाभ उठाकर बहलोल लोदी ने 1451 में लोदी वंश की नींव रखी। लोदी वंश की नींव रखी। ठीक है, अब आप सिलेबस को यदि याद करेंगे, जो मैंने लिखवाया था, आप सभी के कॉपी में होगा भी अभी, उसके वर्गीकरण में आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत को भी हमने दो खंड में अध्ययन करने का फैसला किया था।
जिसमें तुर्क और अफगान लिखाई थी? कितने लोगों को याद है? हाथ खड़े करें। गुड। अब तक जो हम पढ़ रहे थे उसका संबंध तुर्क वंशों से था, लेकिन लोदी जो वंश है वो किसका वंश है? प्रथम अफगान वंश है, दिल्ली सल्तनत में। तो यहां से क्या होगा, जब एक नया वंश आएगा तो शासन की रूपरेखा बदल जाएगी, कल्चर बदल जाएगा। जो सिक्का है, कॉइन है, उसमें कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। आर्कि जो आर्किटेक्ट्स हैं उसमें, जो स्थापत्य कलाएं हैं उसमें, आर्किटेक्चर्स में परिवर्तन आ सकते हैं। तो यहां से हमें थोड़ी नवीनता देखने को मिलेगी। और जैसे ही हम इस वंश में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बाबर के आक्रमण के साथ क्या होगा, लोधी वंश का की समाप्ति हो जाएगी। और लोधी वंश की समाप्ति के पश्चात हम मुगल वंश को देखेंगे। क्योंकि मैंने पूर्व में भी कहा है कि मध्यकाल में यदि आप थोड़े से फोकस के साथ पढ़ लेते हैं तो बहुत जल्दी कवर होने वाला सेक्शन है, क्योंकि छोटा सा खंड है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इतिहास के शेष दोनों खंड से थोड़ा कम महत्व रखता है। तो हेडिंग में लिखिए लोधी वंश, यह हेडिंग होगा, लोधी वंश। इसमें पहला पॉइंट क्या होगा कि अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत में। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, अंतिम राजवंश था। ब्रैकेट में 1451 से 1526। अंतिम राजवंश था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लोदी मूलतः अफगानी थे। लोदी मूलतः अफगानी थे, जिन्होंने जिन्होंने दिल्ली में तुर्क वंश की समाप्ति की, जिन्होंने दिल्ली में तुर्क वंश की समाप्ति की, तुर्क वंश की समाप्ति की और प्रथम अफगान वंश की नींव रखी। और प्रथम अफगान वंश की नींव रखी। प्रथम अफगान वंश की नींव रखी। ठीक है, नींव रखी। हेडिंग में लिखिए बहलोल लोदी। चौदह सौ इक्यावन से लेकर 89 तक बहलोल लोदी। ठीक है, इसका कार्यकाल देख रहे हैं कि नहीं, कहां से कहां तक है? 1451 से लेकर कहां तक है? 89 तक है। कितना साल का कार्यकाल है? कितना वर्ष है? कितना साल है? एक बार ध्यान से देख लीजिए। 51 से लेकर 89, 38, वेरी गुड। 38 साल का कार्यकाल है। आपको दूसरा कोई सुल्तान दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलेगा जिसका कार्यकाल 38 साल का हो, है कि नहीं है? और जो मानव का जो एवरेज लाइफ स्पैन है, जो औसत आयु है, और उस हिसाब से भी देखें तो सेवा में
38-40 साल तक रहना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि यह था बहुत तेज तर्रार दिमाग का व्यक्ति, कूटनीतिज्ञ था। इसको मालूम था कि एक सफल राजनीति की शुरुआत कैसे की जा सकती है, और सही समय देखकर इसने सत्ता की नींव भी रखी थी। प्रथम अफगानी वंश के रूप में शुरुआत भी की थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तानी एक कबीला है। हाँ आदित्य जी। हाँ उसका भी 37 था, उसका भी 37 था, लेकिन इसका उससे भी क्या है, 1 साल ज्यादा है। ध्यान रख लीजिएगा, पूछ सकता है कभी, टॉप में ये आ जाएगा। 38 साल तक इसका चला। ये था बहुत तेज तर्रार, और एक कबीला था अफगानिस्तानी कबीला, उसी कबीले से आया था, उसको साहूखेल कबीला कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी कुछ खासियत भी है। अपने सिक्के पर अपने आकाओं का नाम लिखता था शुरू में। इसको लिखते हैं, लिखिए, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी अफगानिस्तानी कबीले के, अफगानिस्तानी कबीले के अफगानिस्तानी कबीले के साहूखेल शाखा से संबंधित था। अफगानिस्तानी कबीले के साहूखेल शाखा से संबंधित था। संबंधित था। ठीक है, उसने 38 वर्ष शासन किया, जो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट पॉइंट, उसने 38 वर्ष तक शासन किया, जो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक है। ठीक है, अब कुछ बातें ऐसे ही ध्यान रख लीजिए। जो इसका प्रशासन तंत्र था, इस प्रशासन तंत्र में अफगानों की संख्या आरंभ में कम थी। उसने बाहर से सरदारों को भी आमंत्रित किया था, लेकिन वह भारतीयों के साथ भी उत्तम व्यवहार रखता था, अच्छा व्यवहार रखता था, बंधुता का व्यवहार रखता था, क्योंकि उसने अपने से पूर्व 4 राजवंशों को इस सल्तनत में देखा होगा या अध्ययन किया होगा, और इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि धार्मिक असहिष्णुता की नीति यदि अपना ली जाए तो शासन को लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए उसने बंधुता की नीति भी अपनाई और सरदारों को भी आमंत्रित किया, विदेशी सरदारों को। इसको लिखना नहीं है, समझ लीजिएगा। तो 2 बातें प्रमुख रही, एक तो प्रथम अफगान वंश था, दूसरा इस जो शासन है इसका वो सर्वाधिक लंबा शासन रहा है, 38 ईयर्स का रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए, तारीख ए दाऊदी के लेखक, तारीख ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह के अनुसार, तारीख ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह के अनुसार, अनुसार बहलोल लोदी सिंहासन पर नहीं बैठता था। बहलोल लोदी सिंहासन पर नहीं बैठता था। सिंहासन पर नहीं बैठता था। नहीं बैठता था, बल्कि बल्कि प्रतिष्ठित अमीर और अधिकारियों के साथ कालीन पर बैठता था। जबकि प्रतिष्ठित अमीरों और अधिकारियों के साथ कालीन पर बैठता था। ध्यान रखिएगा। कुछ खास बातें हैं इसकी।
इसके पहले के जो शासक थे वो सिंहासन पर बैठते थे, लेकिन यह कालीन पर बैठता था। इसी क्रम में आप यह भी ध्यान रखेंगे, यह समानता के सिद्धांत का पक्षधर था और अफगानियों में ही अपने साम्राज्य को बांट दिया था। एक लाइन ऐड कर सकते हैं, यह समानता के सिद्धांत को अपनाता था। यह समानता के सिद्धांत को अपनाता था, अपनाता था। नेक्स्ट पॉइंट, इसने कई सिक्के जारी किए। इसने कई सिक्के जारी किए। इसने कई सिक्के जारी किए। अपने सरदारों को मकसद ए अली कहा करता था। अपने सरदारों को मकसद ए अली कहा करता था। अपने सरदारों को मकसद ए अली कहा करता था। कहा करता था। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नया शासक आता है तो उसकी एक अलग रणनीति होती है, प्रशासन की नीति होती है। जैसे हमने देखा है कि दिल्ली सल्तनत में कई शासक रहे जिन्हें मंगोलों से खतरा था और उन्होंने मंगोलों को निपटाने का पूरा प्रयास किया, ध्यान रखिएगा, लेकिन अंतिम रूप से मंगोलों को समाप्त करने में विफल ही रहे। तो जब बहलोल लोदी आया था, इसके समक्ष भी एक ऐसी ही स्थानीय समस्या थी, मेवातियों की समस्या। इसने मेवातियों के नेता की हत्या कर दी और पराजित कर दिया, और पराजित करने के पश्चात इसने उस जोन को ही मेवातियों से फ्री कर दिया और नए कानून व्यवस्था की नींव रखी, क्योंकि मेवाती इसके रास्ते में आ रहे थे। इस पॉइंट को भी हम मेंशन करेंगे। लिखिए, बहलोल लोदी ने कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए बहलोल लोदी ने कानून व्यवस्था की स्थापना के लिए दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को मेवातियों से मुक्त कराया। मेवातियों से मुक्त कराया। मेवातियों से मुक्त कराया और उसके नेता अहमद खां को पराजित किया। उसके नेता अहमद खां को पराजित किया। ठीक है, आगे चलेंगे। क्योंकि इसने शासन की शुरुआत ही की थी, नींव रखने में समय लगा, लेकिन बहलोल लोदी के यदि किसी एक बड़ी सफलता को देखी जाए तो वो है जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाने की सफलता, जिसमें यह सफल रहा था। हम इसको भी लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बहलोल लोदी की सबसे बड़ी सफलता। बहलोल लोदी की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि बहलोल लोदी की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि उसने 1479 में उसने 1479 में हुसैन शाह
हुसैन शाह को पराजित कर जौनपुर को जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। मिला लिया। मिला लिया। कॉपी के शीर्ष पर कहीं लिख दीजिए, टॉप पर, मूल बातों से हटकर। वैसे आप सभी को याद भी होगा, बहुत छात्रों को याद भी होगा। लिख दीजिए, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद। ठीक है। अब क्यों कहते थे, कौन बताएंगे? हाँ सुनाइए आदित्य जी। गुड। तीन कारण थे, एक तो शिक्षा का केंद्र था। गुड। और उसके बाद सांस्कृतिक महत्ता का भी केंद्र रहा है। समृद्ध समृद्धि भी यहाँ काफी अधिक रही है। कई कारणों से सिराज का अपना अलग महत्व है, और इसीलिए इसे भारत का क्या कहते हैं, जौनपुर सिराज कह दिया। जौनपुर का सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टिकोण से और शैक्षणिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्व है, इसलिए इसे हिंद सिराज कहा जाता है। किस राज्य में है? वेरी गुड। जिनको लिखना हो लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश। ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो वहां इसकी चर्चा हम दोबारा करेंगे, लेकिन यह बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी में पूछा गया क्वेश्चन है, हाई फ्रीक्वेंसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जौनपुर को जरूर लिख लीजिए। आगे चलेंगे। भारत का सिराज कहा जाता है। लास्ट पॉइंट लिख दीजिए नोट में। जीतल और टंका तो लिखवा दिए थे इसके पहले भी, सबने लिखा है। लिख दीजिए, बहलोल लोदी ने 1/4 टंके के बराबर, बहलोल लोदी ने 1/4 टंके के बराबर, टंके के बराबर, टंके के बराबर बहलोली नामक, बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया। चांदी का सिक्का चलाया। चांदी का सिक्का चलाया, जो अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा। जो अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा। ठीक है। इस प्रकार हमने लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी को देख लिया है। अब इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वह था सिकंदर लोदी। इतिहास सिकंदर लोदी को कई कारणों से याद रखता है। अगला हेडिंग होगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी। ये अगला हेडिंग होगा। ठीक है। जब भी आप परीक्षा में बैठते हैं तो सिकंदर लोदी से
निश्चित तौर पर कमीशन की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आगरा की स्थापना को लेकर, राजधानी बनाने को लेकर और भी इससे जुड़े हुए कई प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। तो सिकंदर लोदी को हम लगभग 4 मुख्य कारणों से याद रखते हैं। ठीक है, हम इसको डिवाइड करके लिखेंगे। लिखिए, इसमें 4 पॉइंट बना दीजिए इस तरह से। किन 4 कारणों से याद रखेंगे, से हम बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। पहले वाले में लिखिए, फर्स्ट एरो के नीचे लिखिए 1504 में आगरा शहर की नींव रखी। 1504 में आगरा शहर की नींव रखी। नींव रखी, ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखिए 1506 ईस्वी में 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया। 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया। आगरा को राजधानी बनाया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि आज ज्यों ज्यों जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है, तो जमीनों के माप की जो लघुतम इकाई है वो भी बदलती जा रही है। आजकल गज शहरों में बड़ा प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, और गज भूमि की माप है। तो गज की शुरुआत सिकंदर लोदी ने ही की थी। तो तीसरे पॉइंट में लिखिए, भूमि के माप की इकाई, भूमि के माप की इकाई गज की शुरुआत की। गज की शुरुआत की, ठीक है। 3 बातें हुई। पहली बात थी कि 1504 में आगरा की स्थापना की। दूसरी बात थी कि 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। अब आप में से कौन बताएंगे कि आगरा को ही राजधानी क्यों बनाया, दिल्ली को क्यों नहीं बनाया? वहां लिख सकते हैं, जगह हो तो लिख दीजिए। 1506 के नीचे कहीं जगह हो तो लिख दीजिए, राजपूतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। राजपूतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ठीक है। चौथे पॉइंट में आते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो है कि अनाज को टैक्स से फ्री कर दिया, और ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। तो लिख दीजिए, अनाज को कर मुक्त कर दिया और ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। ऐसा करने वाला पहला सुल्तान था। पहला सुल्तान था, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला सुल्तान था, ध्यान रखेंगे। अब ये कविताएं भी लिखता था, किस नाम से? कौन बताएंगे? यह कविताएं लिखता था, वेरी गुड, गुलरुखी के नाम से लिखता था। तो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है,
तो लिखिए, गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। कविताएं लिखता था। नेक्स्ट पॉइंट। अगला बिंदु देखिए, सिकंदर लोदी ने सिकंदर लोदी ने फारंगे सिकंदरी फारंगे सिकंदरी नामक नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद भी करवाया था। नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ का अनुवाद भी करवाया था। अनुवाद भी करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट। अगला बिंदु देखिए, प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी लज्जत ए सिकंदरी प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना करवाई की रचना करवाई जिसका संबंध संगीत से है। जिसका संबंध संगीत से है। संगीत से है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोठ मस्जिद मौ का ठ मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने करवाया, जो दिल्ली में अवस्थित है। जो दिल्ली में अवस्थित है। मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया, ब्रैकेट में नहीं, ब्रैकेट में दिल्ली कर दीजिए। ठीक है। कहां पर है मोठ मस्जिद दिल्ली में, किसी ने देखा है? इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन के आसपास है, ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आगरा में उसने बादलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। आगरा में उसने बादलगढ़ के किले का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। ठीक है।
अब ध्यान रखिएगा, कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आर्थिक सुधारों की कड़ी में सिकंदर लोदी ने क्या कार्य किए। तो ध्यान रखेंगे कि उसने आय और व्यय का हिसाब रखवाया, उसकी डिपार्टमेंट्स की स्थापना की, और सबसे जो उसकी बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि, वो है कि जो खाद्यान्न है उस पर से टैक्स को हटा दिया, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक अलग महत्व का प्रश्न है। उस पॉइंट को आप 2 बार टिक भी कर सकते हैं। अनाज को टैक्स फ्री किया, खाद्यान्न को टैक्स फ्री किया। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि गज ए सिकंदरी की स्थापना किसने की। क्या उत्तर होगा इसका? क्या था ये गज ए सिकंदरी? भूमि की मां। तो इसमें उलझना नहीं है, मैंने तो गज लिखवा दिया है। यदि आपको लगता है कि हम भविष्य में भूल सकते हैं, इसी के नीचे इसका एक और शुद्ध नाम लिख दीजिए जो उस समय रखा गया था, गज ए सिकंदरी। कई बार उलझा सकता है। तो गज ए सिकंदरी भी क्या है? वही है। इसी को आज हम शॉर्ट फॉर्म में गज कहते हैं। इसको लिख लीजिए, गज ए सिकंदरी। अब इसकी शुरुआत उसने इसलिए की ताकि भूमि की सही माप कर सके, और सही माप के आधार पर सही से टैक्स का निर्णय लिया जा सके। किस आकार के भूमि पर कितना टैक्स होना चाहिए। एक गज में कितने इंच होते हैं, कौन बताएंगे? वेरी गुड, 30 इंच। इसको भी लिख दीजिए, पूछ सकता है। नीचे यही लिख दीजिए, 1 गज बराबर 30 इंच। कभी नहीं भूलिएगा इसे। 1 गज बराबर 30 इंच। और जो एक कट्ठा होता है, एक कट्ठे में कितना स्क्वायर फीट होता है? वेरी गुड, 1901 स्क्वायर फीट होता है। कभी नहीं भूलिएगा। एक धूर में 95 स्क्वायर फीट होता है। इसको भी ध्यान रख लेंगे। भूमि की जो माप की इकाइयां हैं वो समय समय पर बदलती रही है, लेकिन जो आज कम से कम जो आज प्रचलित है उसमें अपनी मास्टरी जरूर रखिए। महत्वपूर्ण है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और जब आ जाता है तो याद रहेगा। 1 नंबर से आप दूसरों से लीड ले सकते हैं वहां। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके कुछ धार्मिक कार्यों को भी देख लेते हैं। इसने धार्मिक क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए। देखिए, सिकंदर लोदी ने, अगला पॉइंट, सिकंदर लोदी ने अनेक मुस्लिम कुप्रथाओं का अंत किया। अंत किया। अंत किया। तथा तथा मुहर्रम और ताजिए पर, तो आकार जो हर्षिकार य एकर, मुहर्रम और ताजिए पर प्रतिबंध लगा दिया। मुहर्रम और ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, उसी में लिखिए, उसी पॉइंट में ऐड करके। साथ ही महिलाओं को संतों और फकीरों की दरगाह और मजारों पर जाने से रोक लगा दिया। साथ ही महिलाओं को संतों और फकीरों की दरगाह और मजारों पर जाने से रोक लगा दिया। रोक लगा दिया। ठीक है, रोक लगा दिया। यदि कभी आपसे पूछा जाए कि सल्तनत काल में, पूरे सल्तनत काल में, पांचों राजवंश में, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, सबसे शिक्षित और समझदार व्यक्ति कौन था, तो वो सिकंदर लोदी था। ध्यान रखिएगा। गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, जो हम लिख चुके हैं, तो ये आप मौखिक रूप से याद रख लेंगे। सिकंदर लोदी क्या था? सबसे अधिक विद्वान और पढ़ा लिखा व्यक्ति था। गुलरुखी हमने लिख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला बिंदु। सिकंदर लोदी को ललित कलाओं में काफी रुचि थी। सिकंदर लोदी को
ललित कलाओं में काफी रुचि थी। ठीक है, काफी रुचि थी। लज्जते सिकंदरी क्या था? कौन बताएंगे? क्या था? अभी तो लिखा है। क्या था? संगीत पर आधारित एक, हाँ, एक फारसी ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था, कभी नहीं भूलिएगा। लज्जते सिकंदरी के बारे में बार बार प्रश्न पूछा गया है, इसको भी ध्यान रख लेंगे, हर हाल में याद रखेंगे। और फरंगे सिकंदरी क्या था, या फारंगे सिकंदरी क्या था? अभी लिखा है, मेडिकल से संबंध है। हाँ, आयुर्वेदिक ग्रंथों का अनुवाद था, नहीं भूलेंगे। फारंगे सिकंदरी, लजते सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी भूमि की माप थी। इस काल में जो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सभी को परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखते हुए चलेंगे। कुछ भी पूछ सकता है, एक बार रिवाइज कर लेंगे, कल मैं इस सब के बारे में दोबारा पूछ सकता हूँ। लास्ट पॉइंट हम लिख रहे थे, ललित कलाओं में उसका गहरा रुचि था। इसमें एक लाइन और लिखिए आगे, लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के मोठ मस्जिद का निर्माण, दिल्ली के मोठ मस्जिद का निर्माण 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 सिकंदर लोदी के गवर्नर मियां भुआ ने किया था। मियां भुआ ने किया था, जो जो लोदी स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। जो लोदी स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। नमूना है। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुआ। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुआ। इब्राहिम लोदी हुआ। ठीक है, अब हेडिंग में होगा इब्राहिम लोदी। अगला हेडिंग बना लीजिए, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। इसको समाप्त ही कर देते हैं, कल से मुगल शुरू करेंगे, क्योंकि मध्यकाल को तेजी से आगे बढ़ाकर हमें आधुनिक काल में जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट खंड में जाना है। इतिहास का बैकबोन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आगे चलते हैं। सिकंदर लोदी के बाद कौन आएगा? इब्राहिम लोदी। सभी लोग वीडियो मोड में रहने का प्रयास करें। अब चूंकि आप सभी ने देखा है कि शासन में अब अफगानी आ चुके हैं, यदि कभी प्रश्न पूछ दे कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगानी वंश कौन था, उत्तर कौन सा वंश होगा? कौन सा वंश होगा? सैयद वंश या लोदी वंश? सैयद होगा। ठीक है। इसके बाद जो वंश आते गए, वो ध्यान रखिएगा,
वो अफगानी परंपरा के राजवंश है। और जो अफगानी परंपरा है, उस परंपरा में एक खास बात है जो तुर्की परंपरा से अलग है। वो खास बात यह है कि तुर्की परंपरा में ऐसा होता है कि जो राजा का ज्येष्ठ पुत्र है उसे ही पूरा साम्राज्य मिलेगा। इस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लेकिन अफगानी परंपरा में क्या होता है, तो संपत्ति का डिवाइड किया जाना है। आपने देखा कि आगे चलकर समानता के सिद्धांतों को भी अपनाए जाने का हमें उल्लेख मिलता है अफगानी परंपराओं में। तो जब सिकंदर लोदी की मृत्यु होनी थी, उस समय ही उसने राज्य को बांट दिया था, और एक पार्ट जो शासन का मुख्य हिस्सा था, राजा का सिंहासन है, वह उसने अपने बड़े पुत्र को सौंप दिया, इब्राहिम लोदी को सौंप दिया। और उसका छोटा पुत्र था जलाल खां, तो जलाल खां को उसने क्या किया, जौनपुर सौंप दिया। जो बात इब्राहिम खां को बर्दाश्त नहीं हुई, और उसने समय अंतराल में अपने छोटे भाई की हत्या कर दी और संपूर्ण साम्राज्य का अकेला नियंता बन गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, लिख दीजिए। लिखिए, सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात, सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात, नवंबर 1517 में, नवंबर 1517 में नवंबर 1517 में 17 में इब्राहिम लोदी ने गद्दी संभाली। इब्राहिम लोदी ने गद्दी संभाली और अफगान परंपरा के अनुसार, अफगान परंपरा के अनुसार अफगान परंपरा के अनुसार अपने छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर का साम्राज्य दिया। जौनपुर का साम्राज्य दिया। जौनपुर का साम्राज्य दिया। लेकिन लेकिन शीघ्र ही इब्राहिम लोदी ने इसे अस्वीकार करके, शीघ्र ही इब्राहिम लोदी ने इसे अस्वीकार करके अस्वीकार करके अस्वीकार करके जलाल खां की हत्या कर दी और सुल्तान बन गया। जलाल खां की हत्या कर दी और सुल्तान बन गया। सुल्तान बन गया। ध्यान रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा इसे। अफगानी परंपरा को हर हाल में याद रखेंगे। और अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अफगानी परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो अभी तो लिखाए थे अफगानी परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई है, लोधी राजवंश से हुई है। इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। अफगानी परंपरा में यह सिद्धांत है कि साम्राज्य का विभाजन समानता के आधार पर होगा, लेकिन इसे नहीं मानने वाला शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अफगान के पहले कौन से शासक आए थे? अफगान के पहले कौन आए थे सल्तनत में? तुर्क राजवंश आए थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद बिन कासिम जो आया था पूर्व मध्यकाल के समय, वह कहां से था? अरब था। तो अरब, तुर्क और अफगान, इन तीनों को परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे कि शुरू में अरबी आए, उसके बाद तुर्क की शुरुआत हुई, उसके बाद अफगान, और अफगान का एक ही राजवंश है, लोदी राजवंश। इसको ध्यान रखेंगे। आगरा शहर की स्थापना किसने की? कब की? 4 में। 4 में। राजधानी बनाया 1506 में। इसको नहीं भूलेंगे। राजधानी क्यों बनाया?
गुड। इतिहास का पहला अफगान राजवंश कौन सा था? लोधी राजवंश। लोधी राजवंश, ठीक है। राजवंश पूछा है। गज किसने चलाया? अनाजों पर टैक्स किसने हटवाया पहली बार? सिकंदर लोधी ने। तो ये तीन चार बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं तो बहुत सारी बातें। लजत सिकंदरी को नहीं भूलना है, हर हाल में याद रखना है। गज सिकंदरी की चर्चा भी हमने कर ली। गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखता था? सबसे लंबा शासन किसका रहा पांचों राजवंश में? बहलोल लोधी का रहा। अभी लिखवाए हैं 38 साल। इसको थोड़ा देख लीजिए, कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। मैंने एक आध क्लास पहले भी कहा था कि दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक तरह के विद्यार्थी वो जिनकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र और तीक्ष्ण होती है। आदित्य जी कुछ कहना चाहते हैं, हाथ आपका रेज है? नहीं। कुछ विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बड़ी तीक्ष्ण और तीव्र होती है, उनका अपना महत्व है। कुछ विद्यार्थियों की मेधा शक्ति अत्यंत कुशाग्र होती है। ध्यान रखिएगा, एक नंबर पर मेधा शक्ति और 2 नंबर पर स्मरण शक्ति है। इतिहास में स्मरण शक्ति का बड़ा महत्व है। मैं देखता हूँ कई बार, यूपीएससी को भी देखा है मैंने। हाल ही में मेरे कई साथियों का रिजल्ट आया था, उसमें मेरा भी प्रीलिम्स में हुआ था उसमें। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जिनकी स्मरण शक्ति अच्छी थी, ध्यान रखिएगा, और मैथमेटिक्स खराब भी था, तो सी सैट तो उसमें काउंट होता नहीं है, उन्होंने क्वालिफाई कर दिया प्रीलिम्स। बड़ा महत्व है। रिटेन कैपेसिटी को बिल्ड करने में स्मरण शक्ति का बड़ा महत्व है। लेकिन मेधा शक्ति कहाँ काम आती है? तो मेधा शक्ति काम आती है जिस जैसे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में याद करने के लिए कुछ नहीं है, पॉलिटी में याद करने के लिए कुछ नहीं है। अब कहेंगे सर आर्टिकल याद हो जाता है, बहुत आसान है। लेकिन इतिहास में यदि आप दिल्ली सल्तनत में आ जाएंगे तो बड़े बड़े नाम देखने को मिलते हैं। कई बार जैसे मैं कहता हूं कि तारीख है फिरोज शाही और फतवाहत फिरोज शाही, देखिए कितने कॉमन नाम है, और हमने इसकी बार बार चर्चा भी की है। याद है कि नहीं है? याद है, हाँ ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें दिक्कत है, एक तरह के मिलते जुलते नाम हैं, यदि आप 1 महीना रिवीजन छोड़ देंगे तो भूला जाएगा। क्योंकि इतिहास का संबंध समझने से तो है ही, लेकिन समझने के साथ साथ याद करने से भी 50-50 का मामला है। अभी क्या है, जिनकी स्मरण शक्ति अच्छी है उनको इतिहास खंड में ज़्यादा नंबर आ जाएगा, और जिनकी नहीं है उनके लिए भी दूसरा रास्ता है कि वो रोज़ पढ़ें, रोज़ देखते रहें, और जब एग्जाम देने जाएं तो पूरी कॉपी को परीक्षा के रात में पलटा के देख लें। उससे क्या होता है कि हाई स्कोर आ जाता है। यह मेरा अपना अनुभव रहा है विभिन्न परीक्षाओं में। यदि आपकी जो संश्लिष्ट फेयर कॉपी है, जिसमें आपने सारे तथ्य लिखे हुए हैं, करंट भी लिखा हुआ है, और उसको आप एग्जाम के रात में भी 3 से 4 घंटा पढ़ के चले जाते हैं, तो यकीन मानिए कि उस परीक्षा में आपकी compete करने की संभावना सबसे अधिक होती है। जीएस की बात कर रहा हूँ। रीजनिंग मैथ का अपना अलग खेल है। रीजनिंग मैथ वाली परीक्षाओं में क्या होता है, उसमें जिनकी मेधा शक्ति जितनी अच्छी है, इंटेलिजेंस जितना बढ़िया है, उतना हाई गेन कर लेंगे स्कोर में जाकर, प्रैक्टिस के बल पर। आगे चलते हैं। ज्योग्राफी में मामला अलग है, संविधान में अलग है, अर्थशास्त्र में अलग है। विज्ञान में तो याद करना ही नहीं है। साइंस बैकग्राउंड के कितने अभ्यर्थी हैं, वो हाथ खड़े करें एक बार, जिन्होंने +2 में भी साइंस रखा हो कम से कम। केवल 2, केवल 2 अभ्यर्थी, ठीक है, गुड। थोड़ा विज्ञान पर भी ध्यान दीजिएगा। ये सब विषय याद करने से अधिक समझने के लायक। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इस राजवंश को शुरू करेंगे। त्वरण किसे कहते हैं? व्हाट इज एक्सेलरेशन? कौन बताएंगे? बहुत सामान्य सा 9th क्लास का क्वेश्चन है, जिनको याद हो तुरंत बता देंगे। आदित्य जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ के बाद वेलोसिटी, वेरी गुड। Rate of change of velocity is called acceleration. And what is retardation? Negative acceleration is known as retardation. ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। काजल जी आप बताइए,
आपको बताना है कि विस्थापन क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। वेरी गुड। सदिश की एक पहचान क्या हो सकती है, यदि कोई ट्रिक में सदिश को याद करना हो, जिनका इंग्लिश मीडियम होगा उनके लिए वेक्टर, स्केलर और वेक्टर तो समझते होंगे, वेक्टर, तो वेक्टर को पकड़ने का एक, हाँ वेरी गुड, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर जिसके शुरुआत में ब या व लगा हुआ हो हिंदी में, वो वेक्टर ही होता है। बस ध्यान रखिएगा, अपवाद में एक आध ही है बस इसके, वरना सारे ब और व वाले वेक्टर हैं। यदि याद नहीं रहे तो आप इसको याद रख सकते हैं, इसका एक आध ही अपवाद है। हाँ, विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, वेक्टर है, स्केलर है, स्केलर है। कैसे साबित करेंगे, इसमें तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है इसके पास। हमने पढ़ा है ना कि जिस राशि के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे वेक्टर कहते हैं। ठीक है, परिमाण भी हो और दिशा भी हो। विद्युत धारा के पास दिशा भी है, आप दिशा देंगे तो दिशा है, दिशा भी है, परिमाण भी है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्यों है, ये कौन बताएंगे? जल्दी, 10वीं कक्षा का प्रश्न है, मैं बता देता हूं। हाँ, कोई बताना चाहते हैं शायद, अमित जी बताइए। कोई भी, आज तो आधे अभ्यर्थी गोल हैं, सब होली खेलने में लगे हुए हैं, इनको कल पकड़ेंगे। मैं बता देता हूं। देखिए, स्केलर और वेक्टर में जो खास अंतर है, तीसरा भी है। जैसे कोई राशि सदिश है, वेक्टर है, तो सदिश की पहचान है कि उसके पास मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और डायरेक्शन यानी दिशा भी होनी चाहिए। लेकिन एक तीसरी भी चीज है, वह ज्योमेट्रिक लॉ ऑफ एडिशन का पालन करता है। लेकिन जो स्केलर है, पढ़ाएंगे फिजिक्स में, वह क्या करता है, अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन का पालन करता है। अब अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक लॉ ऑफ एडिशन में फर्क क्या है? अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन में 3 और 4 को जोड़ने पर 7 होता है, लेकिन ज्योमेट्रिक लॉ ऑफ एडिशन में 3 और 4 को जोड़ने पर 5 होता है। इसको ध्यान रखिएगा, याद है ना, आर वेक्टर इक्वल्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, याद आ गया होगा जिन्होंने पढ़ा होगा। जैसे मोटे तौर पर बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे 3 एम्पियर को 4 एम्पियर में जोड़ना है, ठीक है, तो यह योग होगा 7 एम्पियर, विद्युत धारा का है। और इसीलिए मात्र इसी एक नियम के कारण विद्युत धारा के पास परिमाण और दिशा होने पर भी वो अदिश है, क्योंकि वो जुड़कर 7 हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है। लेकिन यदि यहीं पर बल होता, ध्यान दीजिए, फोर्स होता, 3 न्यूटन होता और 4 न्यूटन होता, इसकी वैल्यू कितनी होती, 5 न्यूटन की होती। रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। इसलिए सीधा क्या बोलेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट, 9 प्लस 16 का रूट कितना होगा, 25 का रूट 5। तो 3 और 4 को जोड़ने पर आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसीलिए बल क्या है, सदिश है, कभी नहीं भूलिएगा। मैंने अभी क्या कहा कि स्मरण शक्ति का महत्व इतिहास में बहुत ज्यादा है। तो सबसे अधिक स्मरण शक्ति वाले अभ्यर्थी होंगे, उनको इतिहास में अधिक नंबर आने की संभावना होगी, कॉपी बनी होनी चाहिए अच्छी। लेकिन बाकी विषयों में क्या है, इंटेलिजेंस का बड़ा महत्व है, इसे नहीं भूलना है और दोनों को लेकर चलना है। स्मरण शक्ति भी बढ़ाना है, वो अभ्यास से बढ़ता है, और इंटेलिजेंस क्या होता है, बाई बर्थ मिलता है, उसे बढ़ा नहीं सकते, उसका अपना एक मैक्सिमम मिनिमा होता है। अच्छा, ये बात सबको मालूम था कि नहीं? प्रतिभा जो होती है वो विरासत में मिलती है, सबको पता है कि नहीं? उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। प्रतिभा समझते हैं ना क्या होता है, कुशाग्रता। कुशाग्रता जितनी मिल गई है उतनी ही रहेगी, उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन अभ्यास के माध्यम से आप चीजों को कंठस्थ जरूर कर सकते हैं, ये हो सकता है बहुत हद तक। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, टॉप क्लास के साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने ये बात लिखी हुई है। कुशाग्रता, प्रतिभा, ये सब जन्मजात होती है। आगे चलेंगे हम।
अब हम एक अगले शासक या राजवंश की तरफ कहाँ थे, एक बार देख लीजिए। इब्राहिम लोदी में थे क्या? हाँ। तो हमने देखा था कि अंतिम शासक इब्राहिम लोदी अपने भाई जलाल की हत्या कर देता है और स्वयं ही राजा बनता है, क्योंकि अफगानी परंपरा में शासन को बांटने की प्रथा थी, जिसे इसने नहीं माना था। इसको ध्यान रखिएगा। सबसे लंबे समय तक शासक कौन रहा, जल्दी बताएं। बहलोल लोदी, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी सफलता ग्वालियर विजय थी। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी सफलता ग्वालियर विजय थी। ग्वालियर विजय थी। ग्वालियर विजय थी। नोट में लिखिए। नोट में लिखिए। लिखिए इसे, इसे मतलब ग्वालियर को, इसे बहलोल और सिकंदर लोदी दोनों ने जीतने का प्रयास किया था। इसे बहलोल और सिकंदर लोदी दोनों ने जीतने का प्रयास किया था। दोनों ने जीतने का प्रयास किया था। जीतने का प्रयास किया था, परंतु असफल रहे। परंतु असफल रहे। ठीक है, असफल रहे। ग्वालियर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। इसको भी आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में डाल दीजिए एमपी, याद रहेगा। अब यहां के शासक विक्रमजीत को हराया था 1517 में, इसको भी लिख दीजिए। लिखिए इब्राहिम लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के तत्कालीन शासक विक्रमजीत को, ग्वालियर के तत्कालीन शासक विक्रमजीत को, विक्रमजीत को 1517 में अंतिम रूप से पराजित कर, 1517 में अंतिम रूप से पराजित कर, अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए 1518 में इब्राहिम लोदी ने मालवा अभियान की शुरुआत की, जिसे खतौली के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसे खतौली के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसे खतौली के युद्ध के नाम से जानते हैं, खतौली के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें लोदियों की हार हुई, जिसमें लोदियों की हार हुई, क्योंकि 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 मालवा को मेवाड़ के राजा राणा सांगा का संरक्षण प्राप्त था।
ठीक है। पढ़िए एक बार कहाँ छूट गया है। क्योंकि उसे मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने हरा दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। ध्यान रखिएगा, 1518 में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के माध्यम से यह चाहता था कि मालवा पर अधिकार कर लें, लेकिन मालवा को मेवाड़ के राजा राणा सांगा का संरक्षण प्राप्त था, जिस कारण से क्या हुआ, लोदियों की हार हो गई। अब एक तथ्य को सदैव ध्यान में रखना है, जब कोई राजवंश लंबे समय तक चलता है तो आसपास के क्षेत्रीय राजा उससे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अंतिम रूप से सत्ता के लिए संघर्ष आदिकाल से चलता आ रहा है। चाहे हम वैदिक काल को देखें, चाहे हम महाजनपदों के उदय को देखें, अथवा इतिहास में हम पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के संघर्ष को देखें, जो लगभग 200 वर्षों तक चला, बहुत लंबा समय होता है। कन्नौज पर संघर्ष चलता रहा। उसके बाद यदि हम देखें तो अरब के आक्रमण को देख सकते हैं, तुर्कों के आक्रमण को देख सकते हैं। तो केंद्रीय सत्ता को हथियाने का प्रयास आदिकाल से हो रहा है। और इस समय भी जो दिल्ली सल्तनत के अलावा जो भारत के क्षेत्रीय राजा थे, उन्हें लगता था कि लोधी राजवंश को समाप्त करना इतना आसान नहीं है। तो जब भी लगा कि घर के राजवंश को समाप्त करना आसान नहीं है, तो विदेश से आक्रांताओं को बुलाया गया। आज भी ऐसा होता है। स्कूलों में देखिएगा, जब बच्चे आपस में लड़ाई कर लेते हैं तो क्या कहते हैं, तुम बाहर निकलो, मेरा गुट वहां खड़ा है। और बाहर से कुछ लोगों को बुला दिया और फिर क्या हुआ, उसको पीट दिया। मनुष्य का नेचर है, प्रकृति है। उस समय भी राजाओं की प्रकृति ऐसी ही थी। तो अब भारत में जो कुछ राजा थे, उनको लगा कि अब ऐसे ऐसे नहीं होगा, दूसरा उपाय करना पड़ेगा। उन्होंने देखा कि जो बाबर बाबर के पास उस समय तोप खाने का प्रबंध था, और उसके पास बड़े सफल तोपची थे, और एक पैदल सेना या पैदल हथियार बंद सेना तोप खानों वाली सेना से सामना नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक तोप चला दिए जाने से सेना की पूरी टुकड़ी छत विछत हो जाएगी। तो भारत के स्थानीय और क्षेत्रीय राजाओं ने बाबर को आमंत्रित किया, और जब बाबर भारत आया तो उसने भारत को एक विकल्प के रूप में देखा। और बाबर के साथ जब इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई तो हार गया, क्योंकि बाबर के पास देखिएगा कि 3 चीजें उल्लेखनीय थी। एक तो उसके पास तोपची थे, तोपखाना था, साथ ही कुशल नेतृत्व की सेना थी, बड़ी फौज थी। इस सब कारण से इब्राहिम लोदी मारा गया, और वहीं से मुगल वंश की शुरुआत हुई। इस 3-4 बातों में इस पॉइंट को हम लिखने की कोशिश करेंगे। लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि दौलत खां, ब्रैकेट में पंजाब का सूबेदार, दौलत खां, आलम खां, आलम खां, ब्रैकेट में दौलत खां का चाचा आलम खां, एवं राणा सांगा ने राणा सांगा ने राणा सांगा ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित किया क्योंकि क्योंकि यह तीनों दिल्ली सल्तनत को हथियाना चाहते थे। दिल्ली सल्तनत को हथियाना चाहते थे। ध्यान रखिएगा, इतिहास में जब जब ऐसा हुआ, किसी भारतीय राजा ने पड़ोसी राष्ट्रों से राजाओं अथवा सेनाओं को बुलाया। बुलाया क्यों था? कि वो हमारे शत्रु को हमारे ही देश में हरा देगा और फिर हम राजा बन जाएंगे। लेकिन यह भूल गया कि जो हमारे शत्रुओं को परास्त कर सकता है, वह 3-4 साल के अंदर क्या करेगा, हमें भी परास्त कर देगा, और हमें परास्त करने के बाद सम्राट बन जाएगा। तो जिन 3 लोगों ने मिलकर बाबर को बुलाया था,
बुलाया इसलिए था कि बाबर क्या करेगा, तो बाबर एक नौकर की भांति आएगा और इब्राहिम लोदी को हरा कर चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इब्राहिम लोदी को तो हरा ही दिया, राजा भी बन गया और एक आध साल के भीतर में इन तीनों को भी हरा दिया, समाप्त कर दिया। इसको ध्यान रखिएगा। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। लेकिन लेकिन योग्य सेनापतित्व, योग्य सेनापतित्व कामा कुशल नेतृत्व, कुशल नेतृत्व और श्रेष्ठ युद्ध नीति, और श्रेष्ठ युद्ध नीति एवं तोपखाने के कारण बाबर विजयी रहा। विजयी रहा। तोपखाने को डबल टिक लगा देंगे। आगे बताएंगे कि तरगुमा पद्धति क्या होता है, तरगुमा पद्धति से युद्ध को कैसे जीता जाता है, यह हम मुगल राजवंश में देखेंगे। बाबर विजयी रहा। नोट में लिखिए, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की। आप लोगों का डेटा बचा है कि नहीं अभी, ये बता दीजिए। कितने लोगों का डेटा एग्जॉस्टिंग पर है? पंकज कुमार जी, देखिए इसमें, इस चैप्टर में दो बड़े कार्य बचे हुए हैं। एक बार संपूर्ण सल्तनत का जो बूस्टर फैक्ट्स हो सकता है, निचोड़ हो सकता है, उसकी एक क्लास हो जाएगी और उसी क्लास में हम इसके टेस्ट सीरीज को भी देखेंगे। तो ऐसा करते हैं, आज 4-5 बातें और लिख लेते हैं जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है। कल की एक बड़ी क्लास में पहले बूस्टर फैक्ट्स को देखेंगे, इसके एक शॉर्ट टेस्ट सीरीज को भी देख लेंगे, उसके बाद मुगल की शुरुआत करेंगे। इसमें कुछ एक बातें बच रही होंगी। ठीक है, लिखिए अन्य बातें हेडिंग बनाकर, अन्य बातों में लिखवा देते हैं, अन्य बातें। लिखिए, इल्तुतमिश पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने जिसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त की थी। ठीक है, खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त की थी, मान्यता प्राप्त की थी। इसी रास्ते को एके और एमबीटी ने अपनाया। एके मीन्स अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक। इसी रास्ते को एके और एमबीटी ने अपनाया। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, लिखवाए हैं, कोई तेजी से जवाब देंगे कि कौन ऐसा पहला सुल्तान था जिसने कहा कि हम खलीफा से मान्यता नहीं लेंगे, मैं स्वयं ही खलीफा हूं, खुद को घोषित कर लिया बिना मान्यता लिए हुए।
नहीं, अरे लिखाए तो है कि एके और एमबीटी ने तो इसी राह को अपनाया, पढ़ा दिए हैं। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, बिन तुगलक नहीं, सबको लिखवाए थे। लिख दीजिए दोबारा, बहुत महत्वपूर्ण है, सेम क्लास में लिखाए थे। लिखिए, लेकिन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। लेकिन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा, यह केंद्रीय प्रशासन का सिद्धांत है जो दिल्ली सल्तनत ने अपनाया था। मुबारक शाह के बारे में तो लिखवा दिए थे, दोनों बातें लिखवा दिए थे। दोबारा से उस वीडियो को प्ले करके देख लीजिए, सारी बातें हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है आप सभी से, पूरे दिल्ली सल्तनत से बताएंगे अब कि कौन ऐसा सुल्तान था जिसने पद को वंशानुगत बना दिया। सबसे पहला सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वंशानुगत हो गया वहां से, ऐबक तक नहीं था, लेकिन इल्तुतमिश से क्या हुआ, वहीं से वंशानुगत हो गया। लिख दीजिए, इल्तुतमिश ने सल्तनत के शासन को वंशानुगत बनाया। इल्तुतमिश ने सबसे पहले, लिख दीजिएगा, सबसे पहले सल्तनत के शासन को वंशानुगत बनाया। ठीक है, शार्प बातें हैं, सब पढ़े हैं, इसको थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि इतिहास एक ऐसा विषय है, एक दिन छोड़ देने से भूला जाता है। अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे, ऐसा कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में जिसने सुल्तान का पद धारण नहीं किया, रैयत आला की उपाधि धारण की। आज पढ़ाए हैं, आज के आज। खिज्र खां, खिज्र खां लिखाए हैं कि नहीं लिखाए हैं? किस वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश की। इसको लिख दीजिए, लिखिए, सल्तनत के सभी सुल्तानों ने सुल्तान की उपाधि धारण की। सल्तनत के सभी सुल्तानों ने सुल्तान की उपाधि धारण की। धारण की, लेकिन लेकिन खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। रैयत ए आला की उपाधि धारण की। रैयत ए आला की उपाधि धारण की और स्वयं को डैश के पुत्र डैश का प्रतिनिधि कहता था। डैश को भरिए, स्वयं को डैश के पुत्र डैश का, वेरी गुड, हाँ, तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि कहता था। कभी नहीं भूलेंगे, प्रतिनिधि कहता था। सिक्कों पर किसका नाम था? इसको याद रखिएगा, शाहरुख का। अपने नाम से सिक्का नहीं चलाता था, टैक्स भी शाहरुख को ही भेजता था। अगला क्वेश्चन, नियावते खुदाई का सिद्धांत किसने दिया? सब साफ हो गया है आप लोगों ने, वेरी गुड, बलवन। हाँ, लिख दीजिए, लिखिए, बलवन ने नियाबत ए खुदाई का सिद्धांत दिया।
और जिले इलाही की उपाधि धारण की। और जिले इलाही की उपाधि धारण की। धारण की। बलबन ने नियाबत ए खुदाई का सिद्धांत दिया और जिले इलाही की उपाधि धारण की। ठीक है। नीचे लिखिए स्टार देकर, दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत, व हर्षिकार जगाकर रत। दीवान ए विजारत, तीर का चिन्ह, वित्त विभाग। वित्त विभाग। वित्त विभाग। दीवान ए अर्ज, ये क्या था? दीवान ए अर्ज, वेरी गुड। सैन्य या रक्षा विभाग। सैन्य या रक्षा विभाग। बस चार लिखवा देते हैं, चार याद रख लीजिए, बहुत कार्य काम आ जाएगा। दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा, ई पर अंशवर तालविशा आकर। दीवान ए इंसा, तीर का चिन्ह। सचिवालय या पत्राचार विभाग। सचिवालय या पत्राचार विभाग। विभाग। दीवान ए रिसालत। दीवान ए रिसालत। रिसालत, विदेश मंत्रालय विभाग। विदेश मंत्रालय विभाग। ठीक है। चार को तत्काल याद रख लीजिए, बाकी हम चैप्टर्स में लिख ही चुके हैं, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछ कर देखते हैं। यदि हम सल्तनत काल की बात करें, पांच राजवंश हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ये रट लीजिए इसको, क्योंकि क्रम में सजाने के लिए बहुत बार पूछ चुका है। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इस पांच राजवंशों में मुस्लिम साम्राज्य का स्वर्णकाल किस राजवंश को कहा जाता है? कौन बताएंगे? तुगलक वंश को कहा जाता है, इसको नहीं भूलिएगा। तुगलक वंश के योगदान को हर हाल में याद रखेंगे। और भारत का स्वर्णकाल किस वंश को कहा जाता है? बताए थे ना, गुप्त साम्राज्य। प्राचीन में पढ़ा चुके हैं कि गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है कि नहीं है? पढ़ाया है ना ये चीज, सबके कॉपी में दो दो बार लिखवा दिए हैं, तब भी भूल गए। और, और दक्षिण दक्षिण भारत का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? वेरी गुड। चोल काल में राजराज और राजेंद्र के बारे में दो दो बातें बताइए। वेरी गुड। और कोंड चोल की उपाधि किसने धारण की? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। स्वर्ण काल को याद रखिएगा, गुप्त काल को तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, पूरे इतिहास का। दक्षिण भारत में चोल राजवंश लिखवा दिए थे, सब वीडियोज हैं, एक बार प्ले कर करके देख लें दोबारा। और अभी हम चर्चा में हैं कि सल्तनत काल में यदि कभी पूछेगा कि मुस्लिमों के लिए स्वर्ण काल किसे कहा जाएगा, तो तुगलक राजवंश को कहा जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। लिखिए, देखिए, तुगलक राजवंश को मुस्लिम भारतीय विरासत का स्वर्णकाल कहते हैं। तुगलक राजवंश को मुस्लिम भारतीय विरासत का स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
लिखिए, नसीरुद्दीन महमूद ये क्या था, किस वंश का था? ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। भूल गए? नसीरुद्दीन महमूद ब्रैकेट में तुगलक वंश का अंतिम शासक। 2 दिन पहले पढ़ाए हैं सब। अंतिम शासक ने वकील ए सुल्तान नामक पद का सृजन किया। वकील ए सुल्तान नामक पद का सृजन किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, काजी उल कुजात न्याय विभाग को देखता था। काजी उल कुजात न्याय विभाग को देखता था। न्याय विभाग को देखता था, जिसके अधिकारी को सद्र उस सुदूर कहते थे। जिसके अधिकारी को सद्र उस सुदूर कहते थे। सद्र उस सुदूर कहते थे। सहर्षुकार दौदरुकार र। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु लिखिए, दीवान ए बड़ीद। दीवान ए बड़ीद गुप्तचर विभाग था। दीवान ए बड़ीद गुप्तचर विभाग था, जिसके अध्यक्ष बरीद ए ममालिक थे। जिसके अध्यक्ष बरीद ए ममालिक थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आमिर ए हाजिब। आमिर आ मदरही का र। आमिर ए हाजिब। आमिद ए बरीद कर दीजिएगा, हाजिब कर दीजिए, बरीद कर दीजिए। आमिद ए बरीद। बरीद गुप्तचर होते थे। गुप्तचर होते थे, जबकि जबकि आमिर ए हाजिब शिष्टाचार को देखते थे। शिष्टाचार को देखते थे। शिष्टाचार को देखते थे। ठीक है, स्टार देकर लिखिए, हेडिंग बनाकर, वजीर के अधीनस्थ अधिकारी। वजीर के अधीनस्थ अधिकारी। अधिकारी एक तरफ लिखिए अधिकारी, एक तरफ कार्य। 2 कॉलम बना दीजिए। एक तरफ अधिकारी और एक तरफ कार्य। यहां से भी एक आध नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस लिस्ट को संज्ञान में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक तरफ अधिकारी और एक तरफ कार्य। पहले अधिकारी का नाम लिखिए। मुशरिफ मुमालिक। मुशरिफ मुमालिक। कार्य में लिखिए, महालेखाकार। महालेखाकार।
ठीक है। महालेखाकार। नंबर 2, मुस्तौफी ए ममालिक। मुस्तौफी ए ममालिक। मुस्तौफी ए ममालिक। महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक। ठीक है। नेक्स्ट, मजूमदार। मजूमदार। व्यय का हिसाब रखने वाला या व्यय का कागजात रखने वाला। ठीक है। खजीन, ये था कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष। खजीन, कोषाध्यक्ष। इसका संबंध खजाने से है। कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट, दीवान ए इमारत। दीवान ए इमारत, ये तो सबको याद हो जाएगा देखकर। इमारत लगा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ होगा? इसको लिख दीजिए, लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग, जिसको आजकल पीडब्ल्यूडी भी कहते हैं। लोक निर्माण विभाग। मुहात्सिब। महर्षुकार ह आकार त, सहर्षिकार ब। मुहात्सिब। मुहात्सिब को डबल टिक कर दीजिए, बहुत बार पूछा है। वैसे लास्ट में टिक करवा देंगे इसमें, जो 3-4 महत्वपूर्ण है। मुहात्सिब में लिखिए, नैतिकता और मापतौल का अधिकारी। नैतिकता और मापतौल का अधिकारी, मुहात्सिब। नेक्स्ट, दीवान ए मुस्त खराज। दीवान ए मुस्त खराज, इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। 2 लिखवाए थे। दीवान टैक्स संग्रह किसने शुरू करवाया था? वेरी गुड। और दूसरा क्या था? इसका संबंध किससे था? वेरी गुड। दीवान ए मुस्त खराज, तीर का चिन्ह। लिखिए, टैक्स संग्रह और बकाया राशि की जांच। टैक्स संग्रह और बकाया राशि की जांच। बकाया राशि की जांच। ठीक है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, याद रहेगा। इस कड़ी में एक और पढ़ाए थे, दीवान ए वकूफ। देखिए, दीवान ए वकूफ, ये किसके टाइम में हुआ था और क्या था? नहीं नहीं नहीं, दीवान ए वकूफ पूछ रहे हैं। दीवान ए वकूफ कौन सा विभाग था आपका? वकूफ पूछ रहे हैं। जलालुद्दीन तो ठीक है, व्यय। व्यय की जांच के लिए इसकी स्थापना की थी, लिखवाए थे, खर्च को पता करने के लिए। लिख दीजिए, लिखिए तीर का चिन्ह देकर, व्यय की जांच करना। ब्रैकेट में जलालुद्दीन खिलजी।
फर्स्ट पॉइंट ही लिखाए थे, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, दीवान ए अमीर को ही। दीवान ए अमीर को ही, इसका संबंध किससे था? कृषि विभाग, वेरी गुड। और किसके टाइम में? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक को लिख दीजिए ब्रैकेट में, मोहम्मद बिन तुगलक। यही सब परीक्षा में सर्वनाश हो जाता है। ए का बी में चला जाता है तो फिर क्या होता है, तैयारी करके भी नंबर कट जाता है उसमें। थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, एक बार देखने की जरूरत है, एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वकील ए दर, वकील ए दर, दर, वकील ए दर। देखिए, राज परिवार की देखभाल, राज परिवार की देखभाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें और भी बातें हैं, अन्य बातों को कल से फिर शुरू करेंगे, और अन्य बातों में 4-5 बिंदु लिख लेंगे जो केंद्रीय प्रशासन को दर्शाता है, उसकी विशेषताओं को दर्शाता है। और उसके बाद चैप्टर के अति महत्वपूर्ण बूस्टर फैक्ट्स को लिखेंगे। बूस्टर फैक्ट्स एक ऐसा पॉइंट है, हर चैप्टर का निचोड़ है, जिसे यदि आप देखकर परीक्षा में जाते हैं तो आपकी स्थिति टॉप करने की रहती है जीएस के क्षेत्र में। इसको ध्यान रखेंगे। जाते जाते एक क्वेश्चन पूछ कर जाएंगे, जिनको याद होगा सबसे पहले जवाब देंगे। सुदर्शन झील के उद्धार से किन 4 शासकों का संबंध था? पढ़ाए थे। गुड, अस्कन, हाँ। और समुद्रगुप्त नहीं होगा, उसके बदले दूसरा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, ये आपने छोड़ दिया, और स्कंदगुप्त। आवाज आ रही, कहीं माइक बंद कर लें। कभी नहीं भूलना है, सुदर्शन झील के बारे में आउट क्वेश्चन है, पूछा ही पूछा जाता है। और 4 शासक की चर्चा हमने लगभग कई बार की है, 10-15 बार की है। चंद्रगुप्त, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, कभी नहीं भूलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नहरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ठीक है, याद है, चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद, किस मंडल में है? तीसरे मंडल में, वेरी गुड। और वर्ण व्यवस्था का संबंध किस मंडल से है? 10वें मंडल से है, 10th, है ना, 10वें मंडल से है। 10वें मंडल से वर्ण व्यवस्था का संबंध है, पुरुष सूक्त में, वेरी गुड। और 9वें मंडल में किस चीज का उल्लेख है? सोमरस का, किस देवता को समर्पित है? हाँ, सोम देवता को। और पूरे वैदिक काल में इंद्र और अग्नि का उल्लेख कितनी कितनी बार है? गुड, अग्नि का 200 बार है, वेरी गुड। इंद्र का 250 बार है और अग्नि का 200 बार है। उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता कौन थे? गुड, प्रजापति। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में इंद्र और अग्नि की वरीयता थी, वही मुख्य देवता थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति मुख्य देवता थे। समाज कर्मकांडीय हो गया था। कॉपी देख लीजिएगा, सारी बातें लिखी हुई है। आपका काम होगा कि एक बार जब कल आइए तो प्राचीन से लेकर और संपूर्ण सल्तनत युग तक कंप्लीट रिवाइज करके एक बार आ जाइए। कल हम लोग अन्य बातों को आगे बढ़ाएंगे, बूस्टर फैक्ट्स को देखेंगे और लगभग 50 प्रश्नों के एक टेस्ट सीरीज को भी देखेंगे, जिसका संबंध सल्तनत काल से होगा।
और उसके बाद हम कल मुगल वंश की भी नींव रखेंगे, जहां बाबर को देखेंगे, बाबर के विषय में महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, पानीपत के फर्स्ट युद्ध को, प्रथम वार को देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि बाबर ने किस तरह से तोपची प्रणाली का विकास किया, तरगुमा पद्धति को देखेंगे, और हम देखेंगे कि किस प्रकार मुगलों ने एक नए वंश की नींव रखी और भारत का नया उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। सभी का धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। अच्छा, क्लास बहुत कम है, सिविल सेवाओं की क्लास लंबी ही चलती है।